नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव हिंदी से संबंधित एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, इस तरह के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीजीटी या टीजीटी हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज हिंदी साहित्य से संबंधित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी भी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न आज का है। प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। इसमें हमारा उत्तर रहने वाला ऑप्शन डी, प्रेम सागर। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग के जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार किस में रहेगा? प्रेम सागर। और प्रेम सागर जो लल्लूलाल जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1803 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? हमारा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, अष्टम अनुसूची में। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। अगर इनमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आ रहे थे कमेंट में डालकर बताना। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता, महाभारत, श्रीमद् भगवत, रामायण। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ बताइए कौन सा है इसमें से? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा श्रीमद् भगवत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनिक। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा विद्यापति को हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? चक्कर का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, समीकरण। समीकरण को हम एक नाम और दे सकते हैं, संयोग भी इसको कहते हैं। इसकी जगह संयोग हो तो वो भी बिल्कुल सही होगा। अगला है, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जर्मन। जर्मनी के जो विद्वान हैं याकोब ग्रीम ने 1922 ईस्वी में जर्मन भाषा का एक व्याकरण लिखा। इस व्याकरण में ग्रीम ने ध्वनि परिवर्तन संबंधी नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें उन्हीं के नाम पर ग्रीम नियम कहा जाता है। इस नियम का संबंध भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय दोनों के स्पर्श वर्णों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। इसे जर्मन भाषा का वर्ण परिवर्तन भी कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन। अगला प्रश्न हमारा है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली के रचयिता का क्या नाम है? मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा तुलसीदास। और कृष्ण गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला है, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? चतुर्भुजदास, सूरदास, कुम्भनदास, नंददास। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो ये पंक्ति हमारी इसमें है कुम्भनदास की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न हमारा है, कुंदन को रंग फीको लगे झलकई अति अंगनी चारू के राई, यह पंक्ति किस कवि की है? पंक्ति हमारी है, कुंदन को रंग फीको लगे झलकई अति अंगनी चारू गोराई। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हमारी रहेगा, इसका उत्तर मतीराम जी की ये पंक्ति है। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, प्रश्न है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार आया है। तो यह एक जो यह बिहारी सतसई का एक दोहा है। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि तंत्री नाद
तंत्री वाद्य यानी कि वीणा को कहते हैं तंत्री नाद, वीणा का स्वर, मधुर स्वर। कवित रस एवं रति रंग में जो अनबूढ़े हैं अर्थात पूर्णतः डूबे नहीं हैं वे तो बूढ़े नष्ट हो गए, पर जो पूर्ण रीति से बूढ़े प्रविष्ट हो गए डूबे हैं वे तर गए, पार कर गए। यह बातों में परस्पर विरोधाभास है, इसलिए इस पंक्ति में इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। अगले पर चलते हैं। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? हिमकिरीटनी किसकी रचना है? तो इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला हमारा प्रश्न है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, निबंध है ये। अगले पर चलते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? रचना का नाम क्या है? ए लड़की किसकी रचना है? तो इसमें इसका उत्तर रहेगा कृष्णा सोवती जी की एक रचना है। अगला है चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका उत्तर रहेगा ये रचना है पांडे बेचैन शर्मा उगर, पांडे बेचैन शर्मा उगर। अगला शकुंतला की अंगूठी के नाटककार का क्या नाम है? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर चौधरी, शंकर शेष। शकुंतला की अंगूठी नाटककार का नाम बताना है। तो इसमें इसके नाटककार का नाम है सुरेंद्र वर्मा। अगला हमारा प्रश्न है आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आह वेदना मिली विदाई। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन हमारा है सी, स्कंदगुप्त, और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक में से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला हमारा प्रश्न इसमें है सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? सारिका पत्रिका का संपादन नहीं करने वाले इसमें रचयिता का नाम बताना है। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव। बाकी तीनों ने समय के अनुसार सारिका पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय मुख्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वर्धा। तो जी इसमें हमारा उत्तर रहेगा वर्धा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है लॉन्जाइन्स के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लॉन्जाइन्स के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार, योजना। तो जी इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, भाव प्रवणता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये कुछ रचनाएं आ गई हैं, इनको क्रम के अनुसार लगाना है। कौन सी रचना पहले प्रकाशित हुई इस प्रकार क्रम रखना है। तो इसमें हमारा ये 27 वाला जो प्रश्न है इसको ध्यान से समझें। इसमें चलिए इसमें आपका उत्तर इसमें बी रहेगा। बी कैसे रहेगा? क्योंकि जो परख रचना है ये कब प्रकाशित की गई थी? ये प्रकाशित हुई थी 1930 में। उसके बाद जो सुनीता है ये 1936 में, और जो आगे है इसमें त्यागपत्र ये कब हुई? 1937 में, और उसके बाद है सुखदा ये 1952 में, और ये सारी रचनाएं जैनेंद्र कुमार जी की हैं। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या होगा। तो चलिए इसमें हमारा उत्तर रहेगा जो ऑप्शन हमारा इसमें है डी। डी कैसे रहेगा? चलिए मिलाते हैं इसको। अब जो मिश्र बंधु विनोद है ये किसके द्वारा रचित है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। कब है इसका प्रकाशन वर्ष? 1913। रामचंद्र शुक्ल ने किसका किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का इन्होंने प्रकाशन वर्ष कितना है इसका? 1929।
उसके बाद है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा का जो साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका समय रहेगा 1938। और उसके बाद आगे है इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य इतिहास है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, इसको भी कालक्रम के अनुसार सही मैच करना है। तो इसमें भी देखिए इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार चलिए मिलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संयोगिता संवर जो नाटक है, संयोगिता स्वयंवर, इसके नाटककार रहे हैं लाला श्रीनिवास दास। कब प्रकाशन वर्ष इसका 1885। अब चंद्रगुप्त है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ये कब प्रकाशित हुआ 1931। सिंदूर की होली जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, ये कब प्रकाशित हुआ 1934 को। और जो कोणार्क है, ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, ये कब प्रकाशित हुआ 1951। चलिए आगे एक दो प्रश्न और बचे हैं, उन पर कर लेते हैं डिस्कस। अब जो हमारा ये प्रश्न है, इसमें भी ये बताना है कि कालक्रम के अनुसार से कौन सी रचना पहले लिखी गई है, कौन सी बाद में। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अब सी को चलिए करके देखते हैं। सी में क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था ये रचना हमारी किसकी है, ये कहानी है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, और इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है। उसके बाद है कफन। कफन कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। उसके बाद है रोज। ये रोज कहानी है अज्ञे की। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1938। और उसके बाद है यही सच। ये रचना है मनु भंडारी जी की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, इसको भी करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। अब इसमें हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। बी कैसे रहेगा देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो हमारी आत्मकथा है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969। और ये इसके प्रकाशक कौन है, इसके हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला है नीड का निर्माण फिर, इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। अगला है बसेरे से दूर, इसका प्रकाशन वर्ष 1978 है। 10 द्वार से सोपान तक, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1950। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न इसमें है, इसको भी उसी प्रकार से इसका समाधान करना है। तो जी इसमें हमारा उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे है, नई कविता के प्रतिमान। ये निबंध नई कविता के प्रतिमान, इसमें हमारा जो है ये नामवर सिंह की रचना है, और इसको लिखा गया है प्रकाशित किया गया है 1968 में। और उसके बाद जो कामायनी है, कामायनी एक पुनर्विचार, ये रचना है हमारी मुक्तिबोध की, और इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। और उसके बाद हमारी रचना है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। और अंत में छायावाद का जो पतन है, छायावाद के पतन के जो निबंधकार हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1948। अभी तक हम आरोही में लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं अवरोही क्रम में, यानी कि पहले से पीछे की ओर आना है, होता है अवरोही क्रम। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है, यानी कि कौन सा युग्म बिल्कुल सही है, ये प्रश्न आपका है। तो चलिए इसमें मिलाने की कोशिश करते हैं। कौन सा युग्म संगत है, यानी कि कौन सी रचना एक दूसरे से सही मिलती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में है दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। तो ये उगर सुदामा पांडे उगर, यानी कि सुदामा पांडे बेचैन उगर की रचना इसमें दी गई है, तो इसमें ये बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है ताई सुदर्शन, ये भी सही नहीं है।
और इसमें जो सही है इसका उत्तर रहने वाला है हमारा अगला। और देख लीजिए 11 वर्ष का समय। तो 11 वर्ष का जो समय है ये इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं, ये भी गलत है। रानी केतकी की कहानी, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है। कौन है इसके रचनाकार? इंशाअल्लाह खां, बिल्कुल सही जवाब है ये। रानी केतकी की कहानी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, अब इनको इनके साथ मैच करना है। चलिए इसको मैच करने का प्रयास करते हैं। अब जो हमारा प्रश्न है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें करिए। चलिए सबसे पहले दिल्ली का दलाल, ये किसकी रचना है? दिल्ली का दलाल, तो ये हमारी पांडे बेचन शर्मा उगर की रचना है। उसके बाद है गुनाहों का देवता, तो ये हमारी धर्मवीर भारती की रचना है। उसके बाद है अंतराल, अंतराल में हमारा मोहन राकेश का ये नाटक है। उसके बाद भूले बिसरे चित्र, तो ये हमारी भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर आया इसमें ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसी तरह का है। चलिए इसको मिलाने का प्रयास करें। इसमें भी इन पंक्तियों को इनके रचनाकारों के साथ मिलाकर देखते हैं। तो जी इसमें चलिए मिलाते हैं। जो हमारा धूप सा तन दीप में दीप सी में, ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। उसके बाद है मधुप गुनगुनाकर कह जाता, ये रचना हमारी किसकी है? बी में रहेगा ऑप्शन ए, निराला जी की है ये। उसमें देखिए ये रचना है, इसमें फिर से करने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे धूप सा तनदीप सी में, धूप सा तनदीप सी में किसकी रचना है ये रचना हमारी रहेगी महादेवी वर्मा जी की है। उसके बाद हमारा जो बी है मधुप गुनगुनाकर कह जाता, ये रचना हमारी जयशंकर प्रसाद जी की है। स्नेह निर्जर बह सा गया, ये रचना हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, तो ये रचना हमारी है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर आया है। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। चलिए इसको भी सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो हमारी मृगावती है वो कुतुबन की रचना है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। उसके बाद जो हमारी मधुमालती है ये मंझन कवि की रचना है। उसके बाद आखिरी कलाम हमारी है मलिक मोहम्मद जायसी। अनुराग बांसुरी ये किसकी है? ये है नूर मोहम्मद की रचना। इसके अनुसार हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसको भी उसी प्रकार से मैच करना है, एक कॉलम है को कॉलम वैसे। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा जो बांगरू है ये रहेगा, इसका बांगरू कहाँ पर बोली जाती है? बोली रोहतक, रोहतक में इसको बोला जाता है। उसके बाद जो भोजपुरी है, भोजपुरी कहाँ पर बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है छपरा में, ये बिहार का एरिया है। उसके बाद कुमाऊनी कहाँ पर बोली जाती है? कुमाऊनी बोली जाती है अल्मोड़ा, ये पहाड़ी क्षेत्र की बात है। उसके बाद खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो इसके अनुसार हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अब अगले प्रश्न की, चलिए इस वीडियो के में इतने ही प्रश्न हमारे कवर हो पाए हैं। तो ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।